Hello dear students, today we want to study about acceleration due to gravity. Highly interesting. We will go for acceleration due to gravity because of earth, as well as we will go for acceleration due to gravity because of moon or some imaginary planets also. You can go for acceleration due to gravity because of Saturn, because of Jupiter, whatever be the mass you are having, because of that mass you can calculate the acceleration due to gravity. पर पहले कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है। कुछ डिटेलिंग मैंने यहाँ की है, मास ऑफ द अर्थ शो किया है, मास ऑफ द मून शो किया है, उनके रेडियाई शो किए हैं। और आपको पता है अर्थ इज अ वेरी वेरी हैवी मास, बहुत बड़ा मास है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केजी। हाँ, मिलियन बहुत छोटा है उसके लिए, मिलियंस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केजी, बिकॉज इट इज 10⁻24 इज कमिंग आउट। तो जितनी भी आपको बॉडीज अर्थ की सरफेस पे मिलेंगी, वो बॉडीज अर्थ के कंपैरिजन में उनका मास भी बहुत कम होगा और उनका साइज भी बहुत छोटा होगा। तो जब हम किसी भी बॉडी को, आइदर यू कंसीडर अ ट्रेन और यू कंसीडर द बिग बिल्डिंग्स लाइक बुर्ज खलीफा, इनके जितने भी मासेस हैं वो आपके किस में हो सकते हैं, इन फ्यू टन्स और इन सर्टेन टन्स, लाइक इट इज गोइंग टू बी एज 100 टन्स और 1000 टन्स, इससे ज्यादा नहीं है किसी भी हाल में। और कर लो तो आप 10,000 टन, 1 लाख टन, लेकिन यहां 1 लाख टन से भी कुछ नहीं हो सकता। तो जितनी भी बॉडीज आपको अर्थ की सरफेस पे मिलेंगी उनका मास डेफिनेटली बहुत कम है और उनका साइज भी अर्थ के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम है। और चूंकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स, वो बहुत बड़ा है। तो अर्थ इज बेसिकली स्फीयर, और जब इतना बड़ा रेडियस है तो उसकी सरफेस आपको फ्लैट नजर आती है, जबकि रियलिटी में तो कर्व है वो आपको। ये आप बहुत बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो मैंने मास m शो किया यहाँ पे। इट इज अ मास विच इज जस्ट प्लेस्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ and it can have the mass of certain lakhs ton even, or it can be 10 kg or 15 kg. means ये मास बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये मास छोटा हो या बड़ा हो, ये कंपेयर टू अर्थ तो डेफिनेटली छोटा ही नहीं बल्कि बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो आपने कहा सर दीज आर द टू मासेस, आई एग्री। और जब टू मासेस हैं तो आप कहेंगे कि सर उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, वो अट्रैक्शन टाइप का होगा। और अब बच्चा कहता है सर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूला आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। कंफ्यूजन उसको इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्रेडिजी पे पढ़ा है। यदि क्रेडिजी पे पढ़ा हुआ नहीं होता तो वो कहता सर दीज टू आर टचिंग, तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0 हो गया। अब फॉर्मूला कैसे लगाऊं सर? आर की जगह 0 रखूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, लेकिन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है। सब बच्चे जानते हैं कि सर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का मीनिंग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो इसका सेंटर तो आपको यहां मिलेगा इसी, और अर्थ का सेंटर यहां पे है। अब ये तो मतलब इसका क्या रेडियस लूं मैं? अर्थ के सामने इसका रेडियस है क्या? तो आप कहेंगे सर ये सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है, इट इज इस सेंटर, क्योंकि ये सेंटर कहाँ है, देखो ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ही है एक तरीके से। तो सर इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस इट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो आप कह सकते हैं दैट दिस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर। और क्या चाहिए था बच्चे को? सर इसका मास और इसका मास मुझे मालूम है, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मालूम हो गया, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ अर्थ के, है ना? इज दैट क्लियर? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ अर्थ के। चलिए तो हमने फोर्स निकाल लिया। तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मास स्मॉल एम, या आपको मैंने कल समझाया था पुरानी क्लास में कि आपके पास जितना फोर्स अर्थ इस मास एम पर लगाएगा उतना ही फोर्स मास एम अर्थ पर लगाएगा। कंफर्म है ये? इर्रिस्पेक्टिव टू देयर शेप एंड साइज, व्हाटएवर बी द फोर्स अर्थ इज अप्लाइंग ऑन मास स्मॉल एम, सेम इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्मॉल एम ऑन टू द अर्थ। यही बताया था। तो अब मैंने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मास स्मॉल एम, या इसे कहें फोर्स वर्किंग ऑन मास स्मॉल एम, यही ना।
ये जो आपका फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ इसे अट्रैक्ट करता है, वो क्या है? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जिस फोर्स से ये अर्थ को अट्रैक्ट करता है, वो भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसका फॉर्मूला क्या है? Gmm/r²। तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस है, और ये फोर्स वर्किंग ऑन टू द स्मॉल मास m भी है। ठीक है, तो F की कैलकुलेशन की, दैट Gmm/r²। समझिएगा, F इज इक्वल्स टू G m into m, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कल बात की थी ना हमने यार कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो एक बड़ा कांस्टेंट आया था जिसका नाम क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला था। अब एक स्टूडेंट मुझे कहता है, सर इस मास m पर फोर्स कितना लग रहा है? तो कल मैंने डायरेक्शन भी सिखाई थी, दैट दीज टू अट्रैक्ट ईच अदर along the line which is joining these two। इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन दिख गई, ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ द अर्थ है। और ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर सॉरी ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है, और ये लाइन दोनों के सेंटर को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है ना, और अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितनी भी बॉडीज हैं अर्थ के सरफेस पे या नियर बाय, उनको अर्थ अट्रैक्ट करता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इस मास m को मैं कहूं तो मास m कहता है, सर देयर इज अ फोर्स वर्किंग ऑन मी एंड इट इज कैपिटल F। जैसे ही आप कहोगे कि इस मास स्मॉल m पर फोर्स कैपिटल F वर्क कर रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहेगा दैट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू, दिस इज एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास m, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। खेल सारा न्यूटन साहब का है। ये फॉर्मूला किसने दिया? न्यूटन साहब ने, है ना, और ये फॉर्मूला भी किसने? न्यूटन साहब ने। चलिए, तो ये मास m में कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ? a, और आप कहेंगे दैट फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स वर्किंग ऑन मास m is F, mass is m, and acceleration is a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर लीजिए, तो F की जगह ma लिख दीजिए, और अब आप कहेंगे तो सर यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, F की जगह ma लिख दिया, m से m कैंसिल। अब मैंने इस मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, तो आई एम गेटिंग इट एज Gm डिवाइडेड बाय r²। बी वेरी वेरी केयरफुल। एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास स्मॉल m, ये वैल्यू आती है कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r²। कैपिटल G डिवाइडेड बाय r, कैपिटल G m डिवाइडेड बाय r²। अब आपको ये फील होगा कि एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन कैपिटल G, और कैपिटल G कभी बदलने वाला नहीं। m क्या चीज है? ये मास ऑफ द अर्थ, और r क्या चीज है? रेडियस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन इज Gm/r²। कैपिटल G एक्सेलरेशन, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। अब स्टूडेंट को यह लगता है कि इस एक्सेलरेशन को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? M मास ऑफ द अर्थ, R रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसे एक तरफ रख दीजिए। मीन सारा खेल किसका है? अर्थ का है। तो इस मास को एक्सेलरेट करने की जिम्मेदारी किसने ली? अर्थ ने। दैट्स व्हाई दिस A is also known as G, and what we call it as acceleration due to gravity।
बिकॉज ऑफ अर्थ। सो जी अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा सर, ये जो ए है क्या इस मास m की वैल्यू पर डिपेंड करता है? देखो यहां आपको ये जो स्टूडेंट है ना, ये फिजिक्स है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के केस में आपको ब्रेन अप्लाई कंपैरेटिवली ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बच्चा मुझे क्या कहता है कि सर ये सपोज लेट इट इज 30 kg। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मास m 30 kg हो सकता है, एक बार आपने कहा सर आई विल गो फॉर 300 kg, एक बार फिर आपने कहा सर आई विल गो फॉर 3000 kg, एक बार आप कहते हैं सर आई विल गो फॉर 30,000 kg। तो कई बार ऐसा फीलिंग आता है स्टूडेंट के मन में कि सर 30 kg पर फोर्स कम लगेगा, 300 पर ज्यादा लगेगा, 3000 पर और ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यार ये m आ रहा है यहां पे। इज दैट क्लियर? अरे भाई a निकालोगे तो f अपॉन m है या नहीं? और मैंने जब यहां a की वैल्यू कैलकुलेट की f बाय m अप्लाई करके, ये रहा f इक्वल्स टू m है, f इक्वल्स टू m मीन्स a इक्वल्स टू f बाय m। अब आप कैसे भी उठा के जब f को m लिखते हैं तो आपकी वैल्यू आती है a इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर। और अच्छा बच्चा जो आप सब बच्चे हैं वो कहते हैं सर इस a में कहीं से इस m का रोल तो दिखाई नहीं दे रहा। देखो हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो पकड़ते हो ना आप, जो सीख गए। अरे भाई अब आप यहां से m की वैल्यू 30 kg लिखो और कैलकुलेट करो इसको, g का वैल्यू बदलेगा नहीं, कैपिटल M बदलेगा नहीं, क्योंकि वो तो मास ऑफ द अर्थ है। ये रहा 5.98 इंटू 10⁻24 kg है, वो तो खतरनाक है वो तो। इज दैट क्लियर? अब बच्चे ने कहा सर ये 30 kg हो, वैल्यू कहां रखूं? ये 300 kg हो, ये तो स्मॉल m है। और a के एक्सेलरेशन में, a के एक्सप्रेशन में, एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में, a के एक्सप्रेशन में कहीं स्मॉल m तो आ ही नहीं रहा। तो आइदर इट इज 30 kg और इट इज 30,000 kg, एक्सेलरेशन सेम आएगा। इट मींस ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये स्मॉल m पर डिपेंड नहीं करता है। मींस अर्थ की सरफेस पे जितनी भी बॉडीज होंगी, ये कमाल की चीज है, अर्थ की सरफेस पे चाहे आप 30 kg रखो, 300 kg रखो, या 30,000 kg रखो, या 3 लाख kg रखो, आपका एक्सेलरेशन gm अपॉन r स्क्वायर है, ये मास m पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दैट इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये मास m पे डिपेंड नहीं करता है। ये कितनी भी बॉडीज आप ले आइए सबके लिए सेम है। और इसकी वैल्यू अब कैलकुलेट की मैंने, तो कैपिटल G रख दीजिए, 6.67 इंटू 10⁻, यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर आप उठा के किसकी वैल्यू रख दीजिए, मास की। अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24, 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय r भी आपको मिला हुआ है, दैट गोज आउट टू बी 7.3 के रहा 6.37 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर कर दीजिए और कैलकुलेट करेंगे, दैट टाइम वी आर गेटिंग इट एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 30 kg में एक्सेलरेशन कितना डेवलप होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 300 kg में भी कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डू यू एग्री विद दैट? तो ये एक कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें वी कॉल देम एज कंसेप्ट। तो आप इसे समझ लीजिए, ये ए आपका किसके इक्वल आता है, ए इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। एग्रीड? बात समझ आ गई आपको? अब थोड़ा सा आगे चलिएगा। मुझे स्टूडेंट कहता है सर एवरीथिंग इज क्लियर इन अवर माइंड, बिल्कुल समझ गए हैं, लेकिन अब यदि मैं पहुंच गया, लेट द प्लेनेट एज जुपिटर,
तो यहां अर्थ की जगह पे जुपिटर होगा। उस जुपिटर के सरफेस पे कहीं ना कहीं कोई मास रखा होगा। तो इंस्टीड ऑफ कॉलिंग इट एज अर्थ, आप अब इसे क्या कहेंगे? जुपिटर। फॉर्मूला यही बनेगा, कैपिटल जी मास ऑफ द जुपिटर इंटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर ऑफ दैट। सब कुछ सर वापस स्मॉल m कैंसिल होगा। तो अब यदि कोई मुझे कहता है तो मैं आगे से उठा के कहता हूं, बी वेरी केयरफुल। और अब समझिएगा कि आपके पास में दिस इज गोइंग टू बी एज अ मास, एनीथिंग इट कैन बी, it can be anything. I say to you that this is going to be as its mass is capital M and its radius is capital R, and this is the center. So this mass will develop gravity. It will attract the bodies and it will create the acceleration, and that acceleration due to gravity it will be equals to g m divided by r square, capital G m divided by r square. Do you agree with that? अब यदि मैं तुम्हें कहूं that I call this as acceleration due to gravity and it is g m divided by r square, where r is the radius of the body which is creating the acceleration due to gravity. ये बॉडी है जो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है किन बॉडीज में? जो इसकी सरफेस पर रखी है, यहां यहां यहां। और ये बॉडीज आपकी बड़ी हो या बॉडीज छोटी हो, सेम एक्सेलरेशन ये क्रिएट करते हैं। सपोज समवन इज सेइंग टू मी, सर दिस इज अर्थ, सो आई कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ अर्थ, और मैंने सब्सक्रिप्ट क्या लगा दिया? ई, जी ई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ अर्थ, और मैंने फॉर्मूला लिखा जी एम सबस्क्रिप्ट लगाया ई डिवाइडेड बाय आर सबस्क्रिप्ट लगाया ई एंड आर ई स्क्वायर. इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ अर्थ. एग्रीड? हाँ, शाबाश. अब यदि कोई मुझे कहता है सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको यूं भी कर सकते हैं, EARTH, अर्थ, जैसे चाहें, बट थोड़ा सा मैच्योर कीजिए अपने आप को और इस तरीके से लिखना शुरू कीजिए. अब क्या हो जाएगा? जी सबस्क्रिप्ट एम, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ मून. तो मून पर कैपिटल जी अलग होगा, मून पर कैपिटल जी अलग होगा? नहीं. अरे सर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं भी चले जाओ. दिस इज व्हाट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कहीं भी चले जाओ ये यही रहेगा. सो इट इज कैपिटल जी. अब यहां क्या आ जाएगा? मास ऑफ मून. भाई ये एम सबस्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लाइड नहीं है. एम सबस्क्रिप्ट है मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. कोई कहता है सर वी आर इंटरेस्टेड टू गो ऑन सैटर्न, और वी आर इंटरेस्टेड टू गो ऑन जुपिटर, और वी आर इंटरेस्टेड टू गो ऑन सम अदर प्लेनेट. तो फॉर एनी प्लेनेट यू कैन से दैट जी ऑन एनी प्लेनेट इट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट, आरपी का स्क्वायर. समझ गए आप मेरी बात को? अब आप कहेंगे सर अलग अलग प्लेनेट का मास अलग अलग, और अलग अलग प्लेनेट का मास यदि अलग अलग है और रेडियस अलग अलग है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि सर हर प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट आना चाहिए. अब आप कहेंगे सर मून प्लेनेट तो है नहीं, बट मून सेलेस्टियल बॉडी तो है. आप हटा के यहां कह दीजिए दैट इट इज नॉट ओनली फॉर प्लेनेट, इट विल बी वर्किंग फॉर एवरी सेलेस्टियल बॉडी, और इट इज वर्किंग
एनी मास, कोई सा भी मास हो, इट इज वर्केबल। एग्रीड? समझ आ गया? क्लियर हो गया? बट उसका शेप स्फेरिकल होना चाहिए, इट शुड बी फॉर स्फेरिकल शेप। तो आप जो बॉडी लें, वो प्लेनेट हो, वो आपके पास में सैटेलाइट हो, ना प्लेनेट हो ना सैटेलाइट हो, लेकिन उसका शेप स्फेरिकल होना चाहिए, उसका शेप स्फेरिकल होना चाहिए। बात समझ आ गई आपको मेरी? चलिए, तो अब एक काम कर देते हैं, दैट कंपैरिजन कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन टू द सरफेस ऑफ मून। कंपैरिजन ऑफ acceleration due to gravity of earth and moon. Be very careful, or you can say prove that, इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट GM acceleration due to gravity at the surface of moon is equals to 1/6 acceleration due to gravity at the surface of earth. Acceleration due to gravity at the surface of moon is 1/6 acceleration due to gravity at the surface of earth. ठीक है? नंबर 1, G subscript E, that will be capital G mass of the earth upon radius of the earth का square. Number 2, GM, it goes out to be as G, it is going to be as mass of the moon divided by radius of the moon का square. Agree? It is equation 1 and it will be equation 2. Divide कर दीजिए 1/2, 1 divided by 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, so it will be GE divided G subscript E acceleration due to gravity onto the surface of earth divided by GM, it is equals to capital G M subscript E divided by RE का square upon capital G mass of the moon divided by square of the radius of moon. कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, रीशफल कर लीजिए, सो मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मून मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, and it will be acceleration due to gravity and it is again acceleration due to gravity, but it is by earth and it is by moon. मास की वैल्यूज को कैलकुलेट कर देते हैं, लिख देते हैं 5.98 into 10⁻²4, 7.36 into 10⁻²2, then RE 6.37 into 10⁶ and whole square of that divided by 1.74 10⁶ whole square. Agreed? सॉल्व करते हैं हम इसको, देन वी विल बी एबल टू गेट, सब कुछ कैंसिल होके यू आर गेटिंग दैट GE अपॉन GM इज इक्वल्स टू 6.
देखिएगा क्या होता है कि ये 10⁶ का स्क्वायर होगा, यहां आएगा आपके पास में, ये 10⁶ से 10⁶ कैंसिल कर दीजिए बहुत आसानी से, ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 10⁻22 एंड 10⁻24, तो ये 10 आपका 2 आएगा. सो यू कैन से दैट इट विल बी कमिंग एज, यहां लिख रहा हूं 5.98 डिवाइडेड बाय 7.36 ऊपर 10⁻2 एंड इट इज 6.37 square of that divided by 1.74 square of that. इसको यदि हम कह दें उठा के that it is around 6, it is around 1.5 and approximate calculation करें, is that coming as 6 and ultimately you are getting it as GE divided by GM is equals to 6. That means GE is equals to 6 GM and GM is equals to 1/6 GE. It is very important, very important. We will have to do many questions on that because later on we will have to study about weight, भार जिसे कहते हैं हिंदी में. अब आपका मास तो वेरी नहीं करता, लेकिन जो वेट है वो वेरी करता है. वो वेट डिपेंड किस पे करता है, दैट आई विल टेल यू, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. लेकिन अब आपको ये क्लियर हो गया कि ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन है उसका 1/6 होता है. एग्रीड. बहुत मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो इट इज 9.8/6. means acceleration due to gravity at the surface of the moon is very less as compared to acceleration due to gravity at the surface of the earth. What I said to you, क्या बोला मैंने आपको कि मून की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काफी कम होता है किसके कंपैरिजन में, ड्यू टू सरफेस, ड्यू टू अर्थ. इज दैट क्लियर? ऑन इट्स सरफेस, अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है. कितना? 6 टाइम्स एज कंपेयर टू मून. या मून की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है किसका? ड्यू टू अर्थ. एग्रीड. बस क्वेश्चन करते रहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वेट. इन जनरल स्टूडेंट बहुत लाइटली ले जाते हैं एंड वो पता ही नहीं कर पाते कि कब क्वेश्चन इट इज ऑन वेट और कब क्वेश्चन ऑन टू द मास आता है. तो पहले वेट के कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है ना. मैं आपको एक चीज बताता हूं. वेट इज अ फोर्स. जो कहते हैं ना वेट इज 6 kg, वेट इज 3 kg, ये गलत है. टेक्निकली इट इज रॉन्ग, बिकॉज वेट जो है ना आप उसे किसी भी हाल में केजी में मेजर नहीं कर सकते. केजी में मेजर करते हैं मास को. मास इज मेजर्ड इन केजी. तो अब हम जो मेजर करते हैं वेट को वो किस में करेंगे, उसके लिए वेट का कंसेप्ट समझिए. तो वेट को डिफाइन कैसे किया जाता है? वेट को डिफाइन किया जाता है फोर्स अप्लाइड ऑन टू द बॉडी ड्यू टू अर्थ. सपोज मेरे पास मास m है. अब पहले तो मास को समझिए. मास क्या है? व्हाट इज मास? कि कितना मैटर है मेरे पास. इज दैट क्लियर? व्हाट अमाउंट ऑफ मैटर. इस पेन को बनाने में कितना मटेरियल यूज किया गया है, कितना प्लास्टिक यूज किया गया है, इसके अंदर इंक का अमाउंट कितना है, दैट मटेरियल. तो कंटेंट ऑफ मटेरियल इट इज नोन टू बी एज मास. अब मैं इस पेन को कहीं पर भी ले जाऊं, मैं इस पेन को उठाकर सरफेस ऑफ द मून पे ले जाऊं, या एनी हाउ मैं इस पेन को उठाकर ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ ले जाऊं, या मैं किसी सैटेलाइट में इस पेन को ले जाऊं, ये पेन ही रहेगा. और जितना भी मैंने मास इन्वॉल्व किया था, मटेरियल इसको बनाने में इन्वॉल्व किया था, वो भी फिक्स रहेगा. तो एज फार एज मास इज कंसर्न, आप समझ के रखिएगा कि मास का मीनिंग होता है कंटेंट, मास का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ मटेरियल. कितना मैटर आपने यूज किया, एंड जितना मैटर किसी चीज को फ्रेम करने में, फॉर्म करने में लगेगा वो फिक्स्ड है.
ठीक है ना। तो वॉट एवर बी द पोजिशन, मास रिमेन्स टू बी एज कॉन्स्टेंट। मास ऑफ द बॉडी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक आप उसे तोड़ फोड़ ना दो, ब्रेक ना कर दो किसी भी हाल में। तो इफ आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ बॉडी दैट विल बी हैविंग द मास ऑफ 3 kg, सो दैट 3 kg मास रिमेन्स टू बी एज 3 kg थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो मास किस पर डिपेंडेंट है, जल्दी बताइए। मास डिपेंडेंट है दैट व्हाट अमाउंट ऑफ मटेरियल आई एम यूटिलाइजिंग, व्हाट अमाउंट ऑफ कंटेंट इज देयर, व्हाट अमाउंट ऑफ मैटर इज देयर। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं कहूं कि ये मास m है और ये मास m कितना फोर्स फील करता है ड्यू टू ग्रेविटी, समझना, ये मास m, मेरा मास m कितना फोर्स फील करता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज नोन टू बी एज वेट। तो अब पहला कंसेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए दैट वेट इज अ फोर्स। पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेट क्या है आपके पास में, वेट इज नथिंग बट वेट इज अ फोर्स। और फोर्स है तो इसे न्यूटन में मेजर करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल। वेट को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में ही मेजर करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे और उसमें आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां आपको वेट नजर आएगा दैट इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। और कई बार वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं लेकिन उसे किलोग्राम इनटू वेट लिख दिया जाता है। मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। बट अब मैंने कहा कि भाई आपके पास में फोर्स अप्लाइड ऑन टू द बॉडी कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास मैटर जो कंटेंट है वो मास m है। अब उस पे एक्सेलरेशन कितना फील किया उसने a, तो उस पे फोर्स वर्किंग कितना हुआ m इंटू a। और यहाँ एक्सेलरेशन किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? फोर्स अप्लाइड ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो a है आपका, ये किसके इक्वल है, g के इक्वल है। तो आप मुझे कहोगे सर फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, mg। और ये फोर्स ही क्या कहलाता है आपका, दैट फोर्स इज वेट। तो द फर्स्ट कंसेप्ट दैट द वेट शुड बी मेजर्ड आउट इन न्यूटन। यस, वेट इज द फॉर्म ऑफ फोर्स, यस, एंड वेट इज व्हाट, हाउ इट इज डिफाइंड, force working on to the mass m because of gravity. Weight of a body is defined as force working on to the body because of gravity. Weight of a body is defined as force working on to the body because of gravity. फोर्स कितना है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। तो आपके पास फोर्स हो गया mg और वही फोर्स क्या, वेट। तो अब वेट कितना हो गया आपके पास में, w, दैट विल बी इक्वल्स टू mg एंड इट शुड बी मेजर्ड आउट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ये किस में मेजर होगा, न्यूटन के टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आने वाली हैं, ध्यान से समझना। तो अब स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर वेट w किस किस पे डिपेंड करेगा। तो यार इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इनटू जी। तो मैंने कहा W डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंस ऑफ द वेट, W डिपेंड्स ऑन वेट, डिपेंड्स ऑन M एज वेल एज ऑन G। एग्रीड? अब G का बड़ा खेल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये खतरनाक सी चीज है, ठीक है। अभी अभी हमने समझा था इसलिए पिछले लेक्चर में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द सरफेस ऑफ मून अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अलग है। और मून की सरफेस पे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/60 है। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक स्टूडेंट मुझे कहता है सर आई एम हैविंग द मास m, एग्रीड, ठीक है, और मेरे पास मास m है, तो मैं उसका वेट कैलकुलेट करता हूं एंड इट विल बी m इंटू जी सबस्क्रिप्ट e। तो ये वेट आएगा आपका वेट ऑफ द बॉडी, वेयर दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी हैविंग द मास ऑफ m ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने हाँ सर मास तो m है और सरफेस ऑफ अर्थ की बात करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी सबस्क्रिप्ट ई। अब हम पहुंच जाते हैं मून पे यार, और ये मास m लेके पहुंचते हैं, तो इसका वेट आना चाहिए जी सबस्क्रिप्ट m, और ये इसी बॉडी का वेट आता है, दैट विल बी वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ द मून। और इतने समझदार तुम सब हो कि तुम कहोगे वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ शुड नॉट बी सेम।
सपोज मैं तुम्हें कहूं कि इस बॉडी का मास ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना था, तो m था, और इसी बॉडी को लेके गया कहां पे, ऑन टू द सरफेस ऑफ द मून, तो मास कितना है इसका, अभी भी m है, मास वेरी नहीं किया। अरे भाई किसी भी बॉडी को लेके गए, ये सारे पेन इकट्ठे करके लेके जाता हूं, तो ये पेन जितने मटेरियल से बने थे वो मटेरियल कहीं चला थोड़ी गया, वो मटेरियल तो पहले भी इन्हीं के पास था, बाद में भी इन्हीं के पास है, तो मास तो वेरी नहीं किया। एग्रीड, मास तो वेरी नहीं किया, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द अर्थ ज्यादा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टू द अर्थ ऑन टू द मून कम है, तो आपको पता है g और gm तो अलग अलग है, तो इस बॉडी, एक ही बॉडी का, उसी बॉडी का जिसका मास m था, उसका वेट मून पर कुछ और हो गया, और कितना हो गया समझिए। तो एक बच्चे ने कहा सर m की जगह m, अभी अभी आपने प्रूव करवाया था दैट gm इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ ge, समझना। और उसने अब इसे लिखा सॉल्व करके, तो वो लिख रहा है सर इट विल बी 1/6 m इंटू GE, और m इंटू GE किसके इक्वल है, तो ये आपके पास आ गया 1/6 एंड वेट ऑन टू द अर्थ, एंड इट विल बी द वैल्यू ऑफ वेट ऑन टू द मून। m इंटू GM, GM इज 1/6 GE, सॉल्व किया 1/6 m इंटू GE, m इंटू GE what, m into g is what, m into g is weight onto the earth, so weight onto the moon of a body is 1/6 weight onto the earth। तो जितने भी लोगों को ऐसा लगता है वो कि यार मुझे क्या करना है, वेट लूज करना है, वो वेट लूज नहीं करते हैं भाई, वो बेसिकली तो मास लूज करते हैं, और मास लूज होने की वजह से उन्हें फील होता है कि वेट लूज किया। यदि आपको बिना मास लूज किए हुए ऐसा महसूस होता है कि सर कुछ नहीं करें, बराबर खाते रहें आराम से, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह ना करें, कोई डाइटिंग वाइटिंग ना करें किसी भी तरह की, फिर भी वेट लूज करना है ना, तो आप उसे ले जाइए, चल मैं तुझे मून पे ले चलता हूँ। और आप जब मून पे जाएंगे तो वेट कितना हो जाएगा आपका, मास इज सिमिलर। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चेंज तो किया नहीं, जितना कंटेंट था वही था, है ना, खाना वाना बंद किया नहीं आपने, बॉडी में जितना मटेरियल था वही है, तो मास रिमेन्स टू बी ए सेम बट वेट गेट डिक्रीज, और कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो यदि कोई मुझे कहता है सर आई एम हैविंग ए शुगर बैग, तो वो शुगर बैग वैग कहां ज्यादा करेगा? क्वेश्चन आता है एक बहुत सिंपल सा, वेयर द वेट ऑफ अ शुगर बैग विल बी हाई, वेयर द वेट ऑफ द शुगर बैग विल बी हाई, ऑन टू द सरफेस ऑफ मून या ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ? आप यहां देखेंगे W on moon is 1/6 W on earth, means W on moon हमेशा कम है किसी बॉडी का as compared to W on to the earth। तो शुगर बैग जिसमें शुगर का अमाउंट फिक्स है, मास कांस्टेंट है, उस शुगर बैग का वेट सरफेस ऑफ द मून पे कम आएगा और सरफेस ऑफ द अर्थ पे ज्यादा आएगा। समझ आ गया आपको? बट क्योंकि हम ये क्वेश्चन करते हैं, रट लेते हैं, ये गलती करते हो। अब बच्चे को ये बता दिया किसी ने कि वेट ऑन टू द मून क्या होगा, कम, वेट ऑन टू द अर्थ क्या होगा, ज्यादा। अब मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, दैट मास ऑफ द अब वो शुगर बैग को तो देखता है स्टूडेंट, यस सर आई एम गिविंग शुगर बैग, तो शुगर बैग को तो उसने देख लिया, ये नहीं देखा पूछा क्या है। अब मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा दैट मास ऑफ द शुगर बैग विल बी हाई एट द सरफेस ऑफ द मून और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, और आपने जैसे ही सुना दैट हाई, तो आपको पता है कि शुगर बैग का हाई आपने कहा सरफेस ऑफ द अर्थ, या शुगर बैग लो आपने कहा सरफेस ऑफ द मून। अरे भाई वेट थोड़ी पूछा है मैंने, वेट तो शुगर बैग का मून की सरफेस पे कम होगा, अर्थ की सरफेस पे ज्यादा होगा, बट वो वेट है। आई एम आस्किंग अबाउट मास, तो मास तो चाहे आप सरफेस ऑफ मून पे जाओ, चाहे आप सरफेस ऑफ अर्थ पे जाओ, इट शुड बी सेम, इट शुड नेवर बी डिफरेंट, इट शुड नेवर बी डिफरेंट। तो वेरी कौन करता है? मास नेवर वेरीज, इट इज वेट विच वेरीज। जब बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हो, जब बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हो, तो वेट वेरी करता है, मास वेरी नहीं करता है। और वेट भी कब वेरी करेगा? जब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर गया।
देखो एक चीज समझाता हूं आपको, एक वर्ड होता है वेटलेसनेस, हिंदी में भारहीनता कहते हैं इसको, बहुत जरूरी है। व्हाट वी कॉल इट एज वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, भारहीनता। जितने भी आपके पास में सैटेलाइट्स हैं, तो जब सैटेलाइट में आप बात करते हो तो इनसाइड द सैटेलाइट g इक्वल्स टू 0 है। कितना बताया मैंने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0। तो अब बच्चे ने कहा सर क्या बात कर रहे, वेट का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। और यदि कहीं पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया तो वेट कितना हो जाएगा? 0। मास तो उतना ही है, मास तो उतना ही है, लेकिन वेट कितना हो गया? 0। क्यों हो गया 0? मास तो उतना ही है लेकिन वेट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जी 0 हो गया। अब जी 0 कहां होता है? तो इन ऑल सैटेलाइट्स which are revolving around the surface of the earth or which are revolving around whatever be their planet, बट वहां जी का वैल्यू कितना होता है? 0। और जी का वैल्यू 0 होते ही क्या हो जाएगा? आपका वेट 0 हो जाएगा। और वेट 0 होने को आप क्या कहते हैं? इट इज नोन एज वेटलेसनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया। पर अब और इंपॉर्टेंट चीजों पे पहुंचिए। वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहां पर? अब क्या होता है, कई सारे बच्चे बहुत जबरदस्त बेवकूफ होते हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि यार हम क्वेश्चन को सीखें, वो ये सोचते हैं सर सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाएंगे कैसे? अरे यार इमेजिनेशन भी तो करो ना। और आपको पता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अब वापस चलिए सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आई एम सेइंग टू यू दैट ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होता है? 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है? 0। तो आप यदि वेट मेजर करोगे किसी मास का m, सो m इंटू जी, m इंटू 0 इट विल बी 0 न्यूटन, और kg इंटू वेट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अब आपको यह पता लग गया कि यदि मैंने मास मेजर किया 10 kg ऑफ शुगर, 10 kg of sugar inside the satellite will weigh 0. 10 kg of sugar, 10 kg of sugar, mass कितना है? 10 kg. 10 kg of sugar inside the satellite will weigh, उसका weight कितना आएगा? 0, because satellite में g कितना? 0. 10 kg of sugar weigh at the center of the earth. 10 kg of sugar weighs at the center of the earth. सेंटर ऑफ द अर्थ पे 10 kg शुगर का वेट 0। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी कितना होता है? 0। क्लियर? अच्छा, एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है, एंड ये बहुत जबरदस्त है। अभी इस पे और, क्योंकि ये तो अभी कंसेप्ट बिल्डिंग का काम चल रहा है, क्वेश्चंस पे और काम करेंगे। हालांकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्रेडिजी पे हम लोग करवाते हैं आपको, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्वेश्चन ही जीवन है। लेकिन आप क्वेश्चन कब कर सकते हैं? जब आपके कंसेप्ट अच्छे हों। तो कंसेप्ट का अच्छा होना, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। अब आपको मालूम है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, है ना? तो आप कहते हैं कि यार पोल्स पे से अर्थ थोड़ा चपटा है, फ्लैटर, इट इज जस्ट लाइक अ शेप ऑफ एप्पल, कहते हैं ना। अब मैंने जब अर्थ को उसके ओरिजिनल शेप में बताया तो ये नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर है आपका, दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है भाई, एग्रीड? ये क्या है आपके पास में? जल्दी से बताइए। ये पोल है एंड दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। पोल्स तो मैग्नेट में भी होते हैं बट वो मैग्नेटिक पोल है, ये ज्योग्राफिकल पोल है। और ये क्या है आपका? साउथ, एंड दिस इज द पोलर लाइन, नॉर्थ को साउथ से ज्वाइन करेंगे पोलर लाइन, एंड दिस इज व्हाट? इक्वेटोरियल लाइन। अब यदि मैं इस रेडियस को मेजर करूं तो चूंकि चपटा है ना, दबा हुआ है, कहां से? पोल्स पे से, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहोगे आप पोलर रेडियस, और ये जो डिस्टेंस है आपकी इसको कहोगे आप इक्वेटोरियल रेडियस। तो इक्वेटर पे तो कहीं से किसी भी तरह का क्या नहीं है आपके पास में, किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं है, नीचे बैठा हुआ नहीं है इक्वेटर, है ना? पोल्स तो धसे हुए अंदर,
तो पोलर रेडियस तो कम है आपका, लेकिन इक्वेटोरियल रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो आपको मुझे ये कहने में कि भाई इट इज इक्वेटोरियल रेडियस इज आर ई एंड इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ अर्थ इज मोर देन पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 21 किलोमीटर्स के लगभग है, ऑलमोस्ट ऑफ 21 किलोमीटर्स। यहां लिखा है मैंने पोलर रेडियस इज लेसर देन इक्वेटोरियल रेडियस, एंड डिफरेंस इन दोनों के बीच का किसमें से किसको माइनस करेंगे, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है माइनस पोलर रेडियस कम है, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर्स। याद रह जाता है, ठीक है ना। 21 इस तरह का नंबर है, कोई भी अब जब छोटे होंगे कहीं जाते होंगे किसी भी रिलेटिव के घर पे, तो पहले ऐसा चलन था गिफ्ट देते थे, तो हम गिफ्ट क्या देते हैं 11 रुपीज, 21 रुपीज, 101, 151 लाइक दिस। आजकल तो इतना कम पैसा नहीं देते, 500 रुपीज मिनिमम देते हैं, मैं मेरे जमाने की बात कर रहा हूं। तो दिस इज 21 किलोमीटर्स। पोलर रेडियस इज लेस, कितना 21 किलोमीटर्स लेस एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल रेडियस। पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस, पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस के बीच का डिफरेंस 21 किलोमीटर का है और इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है। अब यहां से ये कहलाता है कि हाँ हमने पढ़ाई की। एक बच्चा कहता है सर जी का फॉर्मूला आपने अभी डेराइव किया था, एंड जी वाज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, था ना डियर स्टूडेंट्स। अब मास ऑफ द अर्थ तो एम है। अब कोई कहता है कि सर मुझे तो ये पता करना है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ जी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, लेकिन मैं यहां हूं और एक बार यहां हूं, ये सेकंड टाइम और ये फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम तो आप कहां हो, सरफेस पे, लेकिन पोल आइदर नॉर्थ और साउथ। सो वंस योर मास इज एट पोल्स नॉर्थ और साउथ और इट विल बी एट इक्वेटर, तो मुझे लगा कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल आना चाहिए gm अपॉन आरपी का स्क्वायर। ये आर रेडियस था, तो जब पोल पर हो तो क्या लिखोगे फॉर्मूले में, पोलर रेडियस। अरे भाई वही तो किया था, gmm अपॉन आर स्क्वायर। तो जब यहां डिस्टेंस देखेंगे और यहां मास m रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा, gmm अपॉन आरपी का स्क्वायर, और फिर उसको mg के इक्वल क्या करेंगे, m से m कैंसिल होगा तो g इज इक्वल्स टू क्या आएगा, gm अपॉन आरपी का स्क्वायर। डेराइव किया था ना ये हमने। और यदि इक्वेटर पे निकालेंगे तो क्या आएगा, gm अपॉन आर का स्क्वायर। अब बच्चे ने दिमाग लगा के मुझे कहा सर कैपिटल G और कैपिटल G ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला है नहीं। मास ऑफ द अर्थ भी फिक्स्ड है, लेकिन ये पोलर रेडियस इट इज लेस, एंड ये इक्वेटोरियल रेडियस इट विल बी कंपैरेटिवली मोर। तो जब मोर क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो जी की वैल्यू लेस आएगी, और जब लेस क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो जी की वैल्यू मोर आएगी। एग्रीड। इसका मतलब ये हो गया कि सर जी पोलर लेस क्वांटिटी से डिवाइड किया, एग्रीड। आरपी लेस, आर ई मोर, मोर क्वांटिटी से डिवाइड किया यू विल गेट लेस, लेस क्वांटिटी से डिवाइड किया यू विल गेट मोर। तो आप मुझे ये कह सकते हैं सर जी एट पोल इज ग्रेटर देन, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। बी वेरी केयरफुल। अब यदि मैं यहीं पे फिर कंपैरिजन करने की बात करूं तो आपने कहा सर वी आर वेगिंग अ बॉडी, हम किसी बॉडी को वेग कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं उसका। तो बॉडी का वेट आपने लिया पोल पे, दैट टाइम यू विल से सर m इंटू जी एट पोल, एंड जब आप इक्वेटर पे बात करेंगे तो वेट एट इक्वेटर, W का मतलब इक्वेटर समझना। आप चाहें तो इसे पूरा लिख सकते हैं, बट समझदार हैं यहां लिख देंगे एट पोल और यहां लिखेंगे एट इक्वेटर, है ना। इट विल बी m इंटू जी सब्सक्रिप्ट e। इज दैट क्लियर। और आपको पता है कि m तो सेम है, gp इज ग्रेटर देन
G at pole is greater than G at equator, क्योंकि इक्वेटर का रेडियस ज्यादा था। तो आपको अब पता लगेगा सर यहां m इंटू जी पी मोर, m इंटू जी लेस, मोर से अप्लाई करोगे तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी। देन यू कैन से सर वी आर गेटिंग दैट वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। You are having a sugar bag and you are weighing it at pole and you are weighing it at equator. At equator, it will have the less weight and at pole it will have the more weight. So sugar bag, क्या कह रहे हैं दोबारा, पोल पे यदि वैगिंग करोगे तो पोल पर क्या है आपके पास में, इससे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पर वेट ज्यादा आएगा, और इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो वेट कम आएगा। बट ये वेट है, मास तो उतना ही है। तो अब शुगर बैग का क्वेश्चन, सर शुगर बैग को अर्थ पर वेट कर रहे हैं, उसकी वैगिंग कहां कर रहे हैं, अर्थ पर। अब बेवकूफ मत बनना, ये मत पूछना अर्थ पर कहां पर, उसने कहा अर्थ पर वेट कर रहे हैं आपने, ठीक है वेगिंग कीजिए आप अर्थ पे, फिर मून पे वेगिंग करते हैं। तो ये अर्थ और मून है, इज दैट क्लियर। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो वहां पर वेट कम आएगा शुगर बैग का, उसी शुगर बैग का अर्थ पर वेट ज्यादा आएगा, खत्म क्वेश्चन। लेकिन उसी शुगर बैग पे, अब मैंने कहा भाई मून पे नहीं जाना है, उसी शुगर बैग को मैं कहां ले जा रहा हूं, पोल पर, और फिर उसी शुगर बैग को कहां ले आए, इक्वेटर पे। अब पूछता हूं कि मेरा शुगर बैग, जो मेरी शक्कर की थैली थी, उसका शुगर बैग का वेट कहां ज्यादा आएगा, तो जी एट पोल it is higher and G at equator it is lesser, agreed। तो ये जो शुगर बैग है इसका वेट ज्यादा आएगा कहां पे, पोल पे, और कम कहां आएगा, इक्वेटर पे, ठीक है। और इसी शुगर बैग को यदि आप सेंटर ऑफ द अर्थ पे ले गए तो क्या होगा सर, इसका वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना कि आप जब भी सरफेस ऑफ द अर्थ, बी वेरी केयरफुल, आप लोग जब भी सरफेस ऑफ द अर्थ से बहुत ऊपर जाते हैं, 1-2 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर नहीं, इट इज 1000 ऑफ किलोमीटर्स अबव, इज दैट क्लियर। तो जैसे जैसे यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, आप सरफेस ऑफ द अर्थ से कंटिन्यूअसली अवे जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है, और जैसे ही जी की वैल्यू डिक्रीज होगी वेट भी डिक्रीज होगा, बिकॉज W इज इक्वल्स टू mg, मास कांस्टेंट, जी बढ़ता है तो वेट बढ़ता है। इफ जी इंक्रीजेस W इंक्रीजेस, एग्रीड, इफ जी डिक्रीजेस W डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को किसी मास m को लेके अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है तो वेट डिक्रीज होता चला जाएगा, पहला कंसेप्ट। अब क्या होता है, तुम अपने लॉज जो है, अपने रूल्स अपने आप बना लेते हो जबरदस्ती में। सर ऐसा फील आया, यदि अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी डिक्रीज होगा, तो अर्थ की सरफेस के अंदर आ गए, खदान में चले गए, है ना सर हमने एक टनल खोद डाली एंड वी आर गोइंग इनसाइड द अर्थ। तो जब अबव जाने से जी कम होगा तो बिलो जाने से आप अपने आप बढ़ा देते हैं, गलत है, दिस इज रॉन्ग। आइदर यू गो इनसाइड द अर्थ और यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, चाहे आप हाइट पर जाएं चाहे आप डेप्थ पर जाएं, चाहे आप इनसाइड जाते चले जाएं, दोबारा कह रहा हूं, चाहे आप इनसाइड जाते चले जाएं या आउटसाइड आप दूर जाते चले जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों तरफ घटता है। If you are going away from the surface of earth upwards, you are going away from the surface of the earth upwards, acceleration due to gravity decreases, and if g decreases, w decreases. If you are going inside the earth, आप अंदर जा रहे हैं, एग्रीड, जाइए, जी की वैल्यू फिर से डिक्रीज होती है, और जी डिक्रीज होगा तो वेट फिर से डिक्रीज हो जाएगा, एग्रीड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोई कहता है सर आई एम इनसाइड अ कोल माइन, मैं
मैं कोल माइन के अंदर हूं, 3 किलोमीटर्स इनसाइड, 10 किलोमीटर्स इनसाइड अंदर, माई वेट विल बी, अरे यार इनसाइड में चले गए ना तो क्या होगा, जी कम होगा, और जी कम होगा तो वेट कम हो जाएगा। आप कह रहे हैं सर आई एम गोइंग 300 किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, देयर इज अ प्लेटफॉर्म, इज दैट क्लियर इन योर माइंड? एरियल प्लेटफॉर्म है कोई, कितना ऊपर है? एक वर्ड होता है आपके पास में कि हमने कई सारी ऐसी चीजें बना रखी हैं जो आप जहां जिसे कहते हैं कि मीन व्हाट वी कैन से दैट वी कैन स्टे। आपने कहा सर मैं पैराशूट से चला गया, अब पैराशूट से या हैवी, जिससे पैराशूट, यू वोंट यूज द वर्ड पैराशूट, इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, हॉट एयर बैलून ले लीजिए, बिकॉज यूजुअली पैराशूट से हम नीचे आते हैं, हॉट एयर बैलून से आप 300 किलोमीटर ऊपर चले गए। क्या कह रहा हूं मैं? हॉट एयर बैलून से आप 300 किलोमीटर ऊपर चले गए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब वहां कहोगे व्हाट विल हैपन टू वेट, मेरे वेट का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू माई वेट? कितना ऊपर हो? 300 किलोमीटर, कहां से? सरफेस ऑफ द अर्थ से। एग्रीड, जी की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो आप कहोगे वेट डिक्रीज हो गया। एग्रीड? तो इनसाइड द कोल माइन, yes, weight will be lesser because G is lesser. Inside you see that you are in hot air balloon, or you are at what level? That is 300 kilometers away from the surface of the earth. लेकिन आप स्टेशनरी हो, मूव नहीं कर रहे, स्टेशनरी हो, 300 किलोमीटर दूर यहां। एग्री? वेट कम आएगा आपका बिकॉज जी की वैल्यू लेस है। किसी सैटेलाइट में हो, जी की वैल्यू 0 है, वेट कितना आएगा? 0 आएगा। ये सब क्वेश्चंस कर लीजिए।